हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है टॉप 50 जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सारे एग्जाम्स के लिए। और फ्रेंड्स, ये आपका सेट 21 है। इसके जो प्रीवियस सेट हैं ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल में। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो उनको भी जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमने सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए कवर किए हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस बहुत ही सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, साथ में आपके लिए लास्ट में कुछ टेस्ट क्वेश्चन भी हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, एट विच प्लेस द फेमस एनिग्मेटिक त्रिमूर्ति सदाशिवा लोकेटेड। तो प्रसिद्ध रहस्यमय त्रिमूर्ति सदाशिव किस स्थान पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे त्रिमूर्ति सदाशिव की स्टैचू जो है ये लोकेटेड है एलिफेंटा केव्स में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे इसके बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स। देखिए, एलिफेंटा केव्स कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा केव्स जाना जाता है हिंदू गॉड शिवा के लिए, और ये डेजिग्नेट किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, इसके साथ में फ्रेंड्स, एलिफेंटा केव्स को बनवाया गया था बाई राष्ट्रकूटा रूलर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ में फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके लिए ये पॉइंट यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हिंदू गॉड शिवा के ऊपर डेडिकेटेड है और राष्ट्रकूटा रूलर्स के द्वारा बनवाया गया है। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हु वॉज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था, इसको भी डबल टिक करिए। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के दौरान मुगल एम्परर रहे थे बहादुर शाह टू, और ये लास्ट एम्परर रहे हैं मुगल एम्पायर के। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है कि लास्ट एम्परर ऑफ मुगल एम्पायर कौन थे। तो ये थे बहादुर शाह टू। तो देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, द एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड। काफ़ी इजी सा साइंस का क्वेश्चन है। वे जानवर जो पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, उनको कहा जाता है यहाँ पर ओमनीवोरस। तो सिर्फ जो प्लांट्स खाएगा उसको हर्बीवोर्स कहते हैं, और जो सिर्फ एनिमल्स को खाता है या मीट खाता है उसको हम कार्निवोर्स कहते हैं। और ओमनीवोर्स जो दोनों यहाँ पर लेते हैं उन्हें कहा जाता है ओमनीवोर्स। फ्रेंड्स, इजी सा क्वेश्चन है बट एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपके लिए इसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया था। आपका अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन टोमेटोज। तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल टमाटर में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो यहाँ पर टोमेटोज में पाया जाता है इनमें से ऑक्सैलिक एसिड। इसके साथ बात करेंगे बाकी ऑप्शंस की भी, तो एसिटिक एसिड पाया जाता है विनेगर में। टार्टरिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है टैमरिंड में। फ्रेंड्स, इसके अलावा लैक्टिक एसिड कहाँ पे होता है, ये कर्ड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, और एक्सैलिक एसिड होता है टोमेटोज में। बात करें एप्पल की, तो एप्पल में कौन सा होता है एसिड, इसमें होता है मैलिक एसिड। साथ में इसको भी आप यहाँ पर याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स सल्फाइड ओर्स इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है जो सल्फाइड अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को है जो कहा जाता है, ये हो जाता है यहाँ पर रोस्टिंग। ठीक है, तो रोस्टिंग ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर सल्फाइड ओर को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है, किसमें, वायु की उपस्थिति में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पंचमुली लेक इज़ लोकेटेड इन। तो पंचमुली झील कहाँ पर स्थित है। तो ये यहाँ पर सिचुएटेड है स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू हो जाता है। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू कौन सा है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये किसकी यहाँ पर स्टैचू है, ये है स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट, वल्लभ भाई पटेल की ये यहाँ पर स्टैचू है, और ये कहाँ पर स्थित है, ये है लोकेटेड इन केवड़िया, गुजरात। ठीक है, गुजरात में ये लोकेटेड है। और अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे डैम कौन सा है, तो यहाँ पर है सरदार सरोवर डैम। राइट, तो आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर याद रखने हैं। और साथ में इसका हाइट भी देख लीजिए, ये 182 मीटर हाइट यानी कि 597 फीट ऊंचा स्टैचू है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये हो गए यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। और रिवर भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो रिवर यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पर है नर्मदा रिवर। ओके, नर्मदा रिवर यहाँ से फ्लो होता है। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, हिप्सोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर
मापने के लिए हिप्सोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो किसको मापने के लिए यहाँ पर हिप्सोमीटर को यूज़ किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट्स जो होती है लिक्विड की, उसको मापने के लिए हिप्सोमीटर को यूज़ किया जाता है। बात करें प्रेशर को मेज़र करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर बारोमीटर को यूज़ किया जाता है प्रेशर को मेज़र करने के लिए। इसके साथ बात करेंगे लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर नापता है। और डेप्थ ऑफ ओशन को फैथोमीटर होता है, इसके द्वारा नापा जाता है। और ये हमने डिस्कस कर लिया, इसको हिप्सोमीटर नापता है। तो फ्रेंड्स इन सबको आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन और ऑफिस ब्रिंग आउट द होलसेल प्राइस इंडेक्स डेटा इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान कार्यालय भारत में थोक मूल्य सूचकांक डेटा जारी करता है? तो होलसेल प्राइस इंडेक्स यहाँ पर दिया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। देखिए, द होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI डेटा इन इंडिया इज रिलीज्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट, तो इसका जो अंदर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, यहाँ से ये होलसेल प्राइस इंडेक्स को बनवाया जाता है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रिजर्व हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स ओवर एंड अबव द स्टैट्यूटरी मिनिमम विद द RBI आर कॉल्ड। तो RBI के पास वैधानिक न्यूनतम सीमा से अधिक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रखे गए रिजर्व को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है यहाँ पर एक्सेस रिजर्व। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोविजन बीन मेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायत? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर महिलाओं के आरक्षण के बारे में दिया गया है आर्टिकल 243D में। तो सिर्फ यहाँ पर पंचायत की बात हो रही है। ठीक है, तो कितना रिजर्वेशन दिया जाता है वुमेन को? तो 1/3 यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है वुमेन को इन द पंचायत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 51A पार्ट 4A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? वेरी इजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4A में शामिल है? तो आपको मैंने काफ़ी बार ये क्वेश्चन को रिपीट करवाया है फ्रेंड्स। आर्टिकल 51A और एक होता है आर्टिकल 21A, मैंने आपको बार बार बताया है। तो 51 में A में है फंडामेंटल ड्यूटीज़, 21A में क्या है? इसमें बात करी गई है राइट टू एजुकेशन के बारे में। और फ्रेंड्स फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट कौन सा है? ये पार्ट 4A है। इसके साथ मैंने पार्ट 3 बताया है जो बात करता है फंडामेंटल राइट्स की। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI इज़ विच टाइप ऑफ बॉडी? तो बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण किस प्रकार की संस्था है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर IRDAI एक कैसी इंस्टीट्यूशन है? ये है स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो चेक करता है किसी भी एक्टिविटीज़ के, बिजनेस के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के, कि वो लीगली अपने रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसे कहा जाता है स्टैट्यूटरी बॉडी। और IRDAI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। बात करेंगे IRDAI की, तो देखिए इसको यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था 1999 में। ओके, 1999 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के तहत इसको फॉर्म किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में लोकेटेड है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। आपका अगला क्वेश्चन है, एनी मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ। तो किसकी सहमति के बिना कोई भी धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पर पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना मनी बिल को पास नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट कॉम्बिनेशन? तो यहाँ पे आपको बताना है, कुछ ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है। राइट, तो देखिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट कॉम्बिनेशन इज़ करेक्ट? तो इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालूखंड ब्लैक बक। ठीक है, यहाँ पर फेमस है बालूखंड, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बालूखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहाँ पर देखा जाता है ब्लैक बक्स को। ठीक है, सुंदरबन की बात करें तो सुंदरबन में फेमस है बंगाल टाइगर्स, नॉट राइनासोर्स। राइट, बंगाल टाइगर यहाँ पे फेमस है। और सुंदरबन कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। फ्रेंड्स साथ में बात करेंगे काजीरंगा की, तो काजीरंगा से फेमस है वन हॉर्न राइनासोर्स। ठीक है, तो जो आपने प्रीवियस ऑप्शन में देखा वन हॉर्न राइनासोर्स,
ये फेमस है फ्रॉम काजीरंगा नेशनल पार्क। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बात करेंगे काजीरंगा की, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये असम में लोकेटेड है और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था इन द ईयर 1985। बर्ड्स के बारे में यहाँ पर ज़्यादा देखा जाता है फ्रेंड्स, इसको केओला देव नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा ओजोन लेयर विच अब्जॉर्ब्स द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल टिक करिएगा। ओजोन परत जो पैराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है, वायुमंडल में किस परत में ये पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले बताया है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये यहाँ पर अब्जॉर्व करती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को, तो सन से जो यूवी रेज आते हैं उसे प्रोटेक्ट करता है हमें ओजोन लेयर, और ये लोकेटेड है, देख लीजिए ये जो लेयर है स्ट्रेटोस्फियर, इस पोर्शन में लोकेटेड होता है ओजोन लेयर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए आपको सारे लेयर्स भी पता होने चाहिए, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, तो ये सारे यहाँ पर लेयर्स होते हैं। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्ड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी है। तो फ्रेंड्स इस बुक को लिखा गया है यहाँ पर दादा भाई नौरोजी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, डोमिंगो पाइस द मेडिवियल ट्रैवलर हैज़ डिस्क्राइब्ड द सिटी ऑफ। तो मध्यकालीन यात्री डोमिंगो पेस ने किस शहर का वर्णन किया है। तो फ्रेंड्स इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया था विजयनगर का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, डोमिंगो पाइस वॉज अ मेडिवियल ट्रैवल हु डिस्क्राइब द सिटी ऑफ विजयनगर। ही वॉज अ पोर्टुगीज ट्रैवलर हु विजिटेड विजयनगर एम्पायर इन द अर्ली 16th सेंचुरी। तो ये एक पोर्टुगीज ट्रैवलर थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखिए। और ये विजिट किए थे विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग 16th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। तो लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो यहाँ पर लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर रहे हैं इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर लोधी डायनेस्टी की, तो लास्ट रूलर यहाँ पर है इब्राहिम लोधी। ये रोल किए थे यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में 1517 टू लेकर के 1526 तक। इसके बाद इनका एंड, मतलब इनका डिफीट कैसे हुआ, इनको किसने डिफीट किया। तो इनको डिफीट किया गया था बाबर के द्वारा। तो बाबर एक मुग़ल एम्पायर के मतलब फाउंडर रहे हैं और इनके साथ इनका हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और यहाँ पर इब्राहिम लोधी की हार हो गई थी और इसके साथ ही मुग़ल रूल स्टार्ट हुआ था इंडिया में। ठीक है, इब्राहिम लोधी और बाबर की यहाँ पर लड़ाई हुई और यहाँ पर बाबर जीत गए और यहाँ पर मुग़ल रूल शुरू हुआ था इंडिया में। ओके, अगला है, हु वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। तो द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे भारत के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गवर्नर जो रहे हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है, हु वाज कॉल्ड एज चाणक्य ऑफ मराठा पॉलिटिक्स। तो मराठा राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता था। तो ये यहाँ पर कहा जाता था, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका नाना फडणवीस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए कवर करते हैं इनके बारे में। नाना फडणवीस वॉज कॉल्ड एज चाणक्य ऑफ मराठा पॉलिटिक्स। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर्स ऑफ मराठा एरा। His administrative, diplomatic and financial skill brought the prosperity to the Maratha Empire, and his management of external affairs kept the Maratha Empire away from the thrust of British East India Company. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मराठा एम्पायर में, और इन्हें जो है चाणक्य का मतलब चाणक्य कहा जाता था मराठा पॉलिटिक्स का, राइट। और इन्होंने फ्रेंड्स बचाया था मराठा एम्पायर को फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। तो इनमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ फोक डांसेस दिए गए हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि रासलीला महाराष्ट्र का नहीं होता है। इसके साथ बाकी देखिए स्वांग पंजाब का है, ख्याल राजस्थान का है, यक्षगान कर्नाटका का फोक डांस है, बट रासलीला कहाँ का फोक डांस है, ये होता है उत्तर प्रदेश का फोक डांस। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट हैज़ जवारा डांस अ डांस फॉर्म टू सेलिब्रेट वेल्थ ओरिजिनेटेड। तो धन का जश्न मनाने के लिए जवारा नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। तो फ्रेंड्स जवारा डांस परफॉर्म किया जाता है मध्य प्रदेश स्टेट में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, द क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश इज। तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस है आंध्र प्रदेश की। इसके साथ बात करेंगे कथकली। तो ये केरला की
क्लासिकल डांस है, भरतनाट्यम तमिलनाडु की क्लासिकल डांस है, और उड़ीसी उड़ीसा की क्लासिकल डांस है। इसके साथ साथ मणिपुरी जो कि मणिपुर की क्लासिकल डांस है, फिर सत्रिया जो कि असम का क्लासिकल डांस है, और इसके साथ आता है कथक जो कि उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस हो जाता है। फ्रेंड्स एक और कौन सा बच गया, ये हो जाएगा, मणिपुर लिख लेते हैं यहाँ पर पहले, मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम एक हो जाता है। ये कहाँ का है क्लासिकल डांस, ये भी अगेन केरला का क्लासिकल डांस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, द फेमस ब्रॉन्ज इमेज ऑफ नटराजा इज फाइन एग्जाम्पल ऑफ विच आर्ट। तो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो फ्रेंड्स ये फाइन एग्जाम्पल है चोला आर्ट का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन ए का यहाँ पर केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स थायामीन की बात करें तो ये विटामिन B1 को कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C को कहा जाता है, और निकोटामाइड जो है ये कहा जाता है विटामिन B3 को। ठीक है, आगे जाने से पहले हम सारे केमिकल नेम्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनॉल, विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई होता है टोकोफेरॉल, के की बात करें तो फिलोक्यूनियन, के हो गया, B1 आता है थायमिन जो अभी हमने डिस्कस किया, B2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन, B3 है नियासिन। तो फ्रेंड्स नियासिनामाइड जो है ये इसी का एक टाइप होता है, निकोटामाइड और नियासिनामाइड ये दोनों इसके टाइप्स हैं। पेंटोथेनिक एसिड B5 को कहा जाता है, B6 को पिरोडॉक्सिन कहा जाता है, B7 को बायोटीन, विटामिन B9 है फोलिक एसिड, और विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ में विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। तो ये हो गए सारे केमिकल नेम्स विटामिन की, आपको अच्छे से यहाँ पर याद रख लेना है। अगला है टेफ्लॉन इज़ अ पॉलीमर मेड ऑफ विच मोनोमर। तो टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस मोनोमर से बना है। तो फ्रेंड्स ये बना है इनमें से, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। तो टेट्राफ्लोरोइथीन से बना, इथिलीन से बना होता है टेफ्लॉन। नेक्स्ट देखिए, द टर्म ब्राउन एयर इज़ यूज्ड फॉर। तो ब्राउन एयर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए। तो ये क्या होता है देखिए, फोटोकेमिकल स्मॉग इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉल्यूटेंट्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्ट टू सनलाइट क्रिएटिंग अ ब्राउन हेज अबव सिटीज़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज मॉर्डेंट इन डाइंग एंड टैनिंग इंडस्ट्री। तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग रंगाई और चर्म शोधन उद्योग में मॉर्डेंट के रूप में किया जाता है। तो मॉर्डेंट के रूप में यहाँ पर यूज़ किया जाता है डाइंग और टैनिंग इंडस्ट्री में मैग्नीशियम कार्बोनेट का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन कंप्यूटर विच यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डेटा एंड इट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में कौन सी इकाई डेटा प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होती है, और इसे कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, CPU को, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रेन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ओनली आउटपुट डिवाइस। तो इनमें से कौन से ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ आउटपुट डिवाइस के बारे में बात किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस को देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। तो देखिए कीबोर्ड जो होता है ये एक इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे बात करें तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, और इसमें जो है अगेन कीबोर्ड आ गया, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर इनपुट डिवाइस नहीं है, सारे के सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लाइनक्स इज़। तो लाइनक्स क्या है। तो फ्रेंड्स लाइनक्स होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, द टर्म लेज़र स्टैंड्स फॉर। तो लेज़र शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका फुल फॉर्म है। अगला है, व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट मिशन टू मून। तो चंद्रमा पर भारत के पहले मिशन का नाम क्या था। तो यहाँ पर इसका नाम था फ्रेंड्स चंद्रयान 1। तो भारत का मून पे पहला मिशन चंद्रयान 1 है। इसके बाद चंद्रयान 2 और हाल ही में जो है चंद्रयान 3 भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन रहेगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी, लीकेज ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट। ये आपको याद रखना है, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, एक्सीडेंट हैपेंड ऑन। तो ये भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, ये दुर्घटना कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये हुई थी इन द ईयर 1984। तो 3 दिसंबर 1984 को
भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से भारत में सतत विकास के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये करी जाती है बाय नीति आयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स बात करें नीति आयोग की तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राइट। ये इसका फुल फॉर्म है। इसको कब स्टैब्लिश किया गया है? तो इसको यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था 2015 में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल अर्थ डे सेलिब्रेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर हर साल इंटरनेशनल अर्थ डे को बनाया जाता है 22 अप्रैल को। 5 जून की बात करें तो इस दिन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, मराइन नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड एट? तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मराइन नेशनल पार्क लोकेटेड है रन ऑफ कच्छ में, गुजरात में, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट? तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है देहरादून में, इसका हेडक्वार्टर देहरादून में लोकेटेड है। अगला है द रामसर कन्वेंशन वॉज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ? तो रामसर कन्वेंशन किसके संरक्षण से जुड़ा है? ये जुड़ा हुआ है विथ वेटलैंड्स, ठीक है। तो वेटलैंड से जुड़ा है रामसर कन्वेंशन। और वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? इसको Feb 2 को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग यूज टू ब्रिंग डाउन फीवर आर कॉल्ड? तो बुखार को कम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दवा को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इनमें से इसे कहा जाता है एंटीपायरेटिक। तो ये ऐसे यहाँ पर ड्रग्स होते हैं जो फीवर को डाउन करते हैं। ओके, इसके बाद बात करें एंटीबायोटिक की, तो ये ऐसे ड्रग होते हैं जो बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं एंटीबायोटिक। और एनाल्जेसिक क्या होते हैं? ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो पेन को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन, अच्छा उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया सेम चीज़ यहाँ पे दी हुई है। एंटीपायरेटिक्स क्या होते हैं? जो रिड्यूस करते हैं फीवर को। और ये क्या करते हैं? देखिए, एंटीपायरेटिक्स कॉज द हाइपोथैलेमस टू ओवरराइड द इंटरल्यूकिन इंड्यूस्ड इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है। तो ये यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ये याद रखिए कि फीवर रिड्यूस करने के लिए एंटीपायरेटिक्स को यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ एस्पिरिन, पैरासीटामोल, एनाल्जिन ये सारे एग्जाम्पल होते हैं किसके? एंटीपायरेटिक्स के। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस द एंटी डिफेक्शन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फर्स्ट टाइम? तो यहाँ पर आपको बताना है कि एंटी डिफेक्शन प्रोविज़न को कब सबसे पहली बार अमेंड किया गया था? तो फ्रेंड्स इसको 52nd अमेंडमेंट से अमेंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी? तो इनमें से कौन सा एक वैधानिक निकाय नहीं है? तो इनमें से स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है नीति आयोग, राइट। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, अंडर विच ऑफ द प्लान डिड द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एन एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी विच गिव राइज टू ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? तो सरकार ने किस योजना के तहत कृषि रणनीति पेश की जिसने भारत में हरित क्रांति का जन्म दिया? तो फ्रेंड्स ग्रीन रेवोल्यूशन को यहाँ पर राइज मिली थी विथ 3rd 5-year प्लान। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम हैज़ लीस्ट मास? तो हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे कम है? तो सबसे कम द्रव्यमान यानी कि वेट होता है मर्क्यूरी का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इनर प्लैनेट्स? तो निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों में का प्रतिनिधित्व करता है? तो इनमें से ऐसे प्लैनेट्स जो इनर प्लैनेट्स हैं, देखिए ऑप्शंस आपको देखने, प्लैनेट्स बिटवीन सन एंड अर्थ, ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। प्लैनेट बिटवीन सन एंड बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स, ये इससे ज़्यादा बेटर है फ्रेंड्स। इसके साथ प्लैनेट्स नियर अर्थ ये नहीं होगा, प्लैनेट्स अराउंड द सन ये भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जो एकदम परफेक्ट है ये हो जाएगा प्लैनेट्स बिटवीन सन एंड बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स। तो पिक्चर देखिए आपको क्लियरली समझ में आएगा, ये है सन और ये हो गई एस्ट्रॉइड बेल्ट, आप देख रहे हैं इस तरीके से। तो इसके अंदर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स ये बन जाते हैं इनर प्लैनेट्स। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इन्हें कहा जाता है आउटर प्लैनेट्स। चलिए ठीक है, अगला है द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज़? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम है वीनस।
फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज़ नोन एज, तो ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ यूनिवर्स होता है कॉस्मोलॉजी। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज़ फेमस फॉर इट्स फॉल्ट वैली ड्रेनेज, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने भ्रंश घाटी जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से वो रिवर जो फेमस है अपने फॉल्ट वैली ड्रेनेज के लिए, ये बन जाती है दामोदर रिवर। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 50 जीके क्वेश्चंस। मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए हैं, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, जो इस टाइम पे एग्जाम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, राइट। अब आता है आपका छोटा सा टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आपको आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, द पंचमुली लेक इज सिचुएटेड नियर, पंचमुली झील किसके निकट पर स्थित है? ऑप्शन यहाँ पे गिवन है फ्रेंड्स, आपको आंसर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये भी आपको हमें कमेंट करके बताना है, राइट। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे टेस्ट क्वेश्चंस। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो पेड PDF की वेबसाइट है फ्रेंड्स, ये लॉन्च हो गई है। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट GK और करंट अफेयर्स की PDF बोथ इन इंग्लिश और हिंदी मीडियम मिल जाएगी। तो अगर आप चाहें तो जा करके हमारे वेबसाइट को विजिट करें और यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।